हेलो स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम सबने चर्चा की थी मुद्रास्फीति पर। आज हम नए टॉपिक की बात करेंगे। हमारा नया जो टॉपिक है राजकोषीय नीति। हम फिजिकल पॉलिसी की बात करें राजकोषीय नीति, फिजिकल पॉलिसी की बात करें, आखिर ये होता क्या है? राजकोषीय नीति कहते किसे हैं? इस शब्द को समझने से पहले हम लोग एक नए शब्द पर जोड़ देते हैं। अक्सर अपने बचपन में देखा होगा, हम सभी लोग बचपन में गोलक रखते थे। देखा जाए पिगी बैंक। और उस गोलक में क्या होता था, हम पैसा जमा करते थे और पैसा खर्च करते थे। ध्यान देना, बचपन में हम सबने गोलक रखा हुआ था और गोलक में हम पैसा जमा करते थे और पैसा खर्च करते थे। बचपन को याद करो, गोलक में पैसा जमा करने का माध्यम क्या था? पहली बात, कोई मेहमान आया घर पर तो याद रखो बचपन को, यदि मेहमान घर से वापस जाता था तो हम पूरी कोशिश करते थे कि जाते जाते 2 रुपया तो दे ही जाए वो। मान लो बड़ी सिस्टर आई, बड़े भाई आए, तो उनसे तुम जबरदस्ती पैसे छीन लेते थे गोलक में डालने के लिए। घर वालों ने सब्जी के लिए भेजा बाजार में, तो हम क्या करते थे कि मान लिया जाए 20 रुपए की सब्जी, तो कोशिश करते थे कि उसमें भी 10 पैसा बच जाए और सीधे गोलक में आ जाता था। तो बचपन में जो हम लोग गोलक रखते थे, उसमें जो पैसा जमा करते थे, उसका स्रोत क्या था? पहले तो मेहमान द्वारा दिया गया उपहार। नंबर 2, हम कहीं ना कहीं और से पैसे बचा लेते थे। और खर्च क्या था? बचपन को यदि याद किया जाए तो अक्सर देखा होगा, किताब, स्कूल की फीस, देखा जाए ट्यूशन फीस की चिंता तो गार्जियन की होती थी। हम लोग की एक ही चिंता थी, फुटबॉल के लिए पैसा कहां से आएगा और क्रिकेट के लिए पैसा कहां से आएगा। तो समानता होता क्या था, हम जब खर्च करते थे तो खेल के लिए जितने सामान थे उसको खरीदने में खर्च करते थे, ये गोलक से खर्च होता था। अब यदि आपसे ये पूछा जाए गोलक नीति क्या है, गोलक नीति क्या है, तो आप क्या कहेंगे? जमा और खर्च से संबंधित नीति ही गोलक नीति कहलाती है। सामान्य भाषा में कहा जाए, जमा और खर्च से संबंधित नीति ही गोलक नीति कहलाती है। अब हम बात करें राजकोषीय नीति की, बात करें हम लोग। राजकोष भी सरकार का गोलक होता है। अब देखो आप, राजकोष भी सरकार का गोलक है, एक फंड है। अब इसमें क्या होगा, या तो पैसा जमा होगा या तो पैसा खर्च होगा, या तो जमा होगा या तो खर्च होगा, या तो हम डिपॉजिट करेंगे और एक्सपेंडिचर करेंगे हम लोग। दो चीज होगी। अब एक प्रश्न, यदि आपसे कोई पूछे कि राजकोषीय नीति क्या है, फिजिकल पॉलिसी क्या है, तो हम क्या कहेंगे? जमा और खर्च से संबंधित नीति ही राजकोष नीति कहलाती है। यदि हम जमा की बात करेंगे तो सरकार यहां से पैसा कैसे जमा करती है? या तो सरकार टैक्स लगाती है, आय
और उसका आय का स्रोत क्या है? करारोपण, जिसको कहते हैं टैक्सेशन। और दूसरा है उधारियां, उधार, बारोइंग। अब ध्यान देना, जब गवर्नमेंट पैसा जमा करेगी गुल्लक में, राजकोष में, तो उसके पास दो स्रोत है। या तो गवर्नमेंट इनकम जनरेट कर ले, या तो उधार ले ले। तो गवर्नमेंट जो उधार लेती है या जो टैक्स लगाती है, वो पूरा का पूरा राजकोष, राजकोष का अर्थ है सरकार का गोलक, उस गोलक में जमा हो जाता है। अब देखो, आप जब उधारियों की बात करेंगे, टैक्सेशन की बात करें, करारोपण की बात है। अब हम बात करें बारोइंग की, बात करें हम लोग, उधारियों की बात करें। जब हम बारोइंग की बात करेंगे तो दो चीज होगी, एक तो आंतरिक उधार और दूसरा है वाय उधार। एक्सटर्नल बारोइंग, इंटरनल बारोइंग और एक्सटर्नल बारोइंग की बात करें हम लोग। आंतरिक उधार का मतलब यही है अपने देश से उधार लेना। और देश में चाहे हम आरबीआई की बात करें, चाहे हम बैंक की बात करें, चाहे हम जनता की बात करें, ध्यान सुने इस बात को, यदि सरकार उधार लेती है तो चाहे वह आरबीआई से ले, चाहे वो बैंक से ले, चाहे वो जनता से उधार ले, उधार जिससे भी ले, इसे कहते हैं इंटरनल बारोइंग, आंतरिक उधारियां, वाय उधार, एक्सटर्नल बारोइंग। इसमें हम क्या करेंगे, दूसरे देश से लेंगे। अब दूसरे देश की बात करेंगे, चाहे हम विदेशी संस्था से लें, चाहे हम विश्व बैंक की बात करें, चाहे आईएमएफ की बात करेंगे। हमेशा ध्यान दो इस बात को, यह है आपका एक्सटर्नल बारोइंग, वाय उधार की बात करें। ध्यान से समझना इस बात को। मैंने यह कहा था राजकोष की बात करेंगे और राजकोषीय नीति की बात की जाए। हम लोग ये बात किए थे कि राजकोष में या तो पैसा जमा हो या तो खर्च होगा। जमा की बात करेंगे, गवर्नमेंट की इनकम क्या है, इनकम में विशेष रूप से टैक्सेशन, जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। गवर्नमेंट उधार लेती है, उधारियां चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो। इंटरनल का मतलब होता है अपने देश में उधार लेना, अपने देश के केंद्रीय बैंक अर्थात आरबीआई, बैंक, जनता, वित्तीय संस्था, एलआईसी, जीआईसी, म्यूचुअल फंड, जिससे भी सरकार उधार ले, वो सब के सब आंतरिक उधारियों में आएगा। एक्सटर्नल मतलब वाह उधारियां, हम विदेशी संस्था की बात करें, हम विश्व बैंक की बात करें और हम आईएमएफ की बात करें, ये बारोइंग में आएगा। अब ध्यान दो, हम जब खर्च की बात करेंगे तो सामान्य खर्च, अब सामान्य खर्च की बात करेंगे, चाहे वेतन की बात करें, चाहे हम पेंशन की बात करेंगे। दूसरी चीज रक्षा पर जो खर्च है। तीसरी बात अगली चीज देखो, आंतरिक सुरक्षा में खर्च। ध्यान देने इस बात को, यह खर्च है। अब खर्च चाहे सामान्य खर्च, जैसे सरकार जब कर्मचारियों को नियुक्त करती है तो वेतन देती है, जब कर्मचारी रिटायर हो जाते हैं तो पेंशन देती है, यह खर्च में आएगा। सरकार रक्षा पर खर्च करती है।
चाहे मिसाइल की बात किया जाए, चाहे फाइटर प्लेन की बात करें, चाहे सैनिकों के कपड़े की बात करें, सैन्य अड्डों की बात करें, उस पर जो खर्च होगा वो खर्च है। देखो आप, तीसरी चीज, गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम पर खर्च करती है, कल्याणकारी योजना पर खर्च करती है। जैसे गवर्नमेंट मनरेगा चलाती है, एमडीएम चलाती है, स्कूलों में बच्चों को खिलाने के लिए पैसे खर्च करती है। इस समय गवर्नमेंट दिहाड़ी मजदूरों को कितने सौ रुपए उनके अकाउंट में भेज रही है। गवर्नमेंट किसानों को देती है, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, गवर्नमेंट देखा जाए आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दे रही है गवर्नमेंट। ये सब के सब खर्च में आएगा। इसका अर्थ यह है गवर्नमेंट ने एक पैसा भी खर्च की, गवर्नमेंट, नो प्राइवेट। ध्यान देना, यदि सरकार, अब सरकार में चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सरकार ने एक पैसा भी खर्च किया तो राजकोषीय नीति का हिस्सा होगा। सरकार ने एक पैसा भी टैक्स लगाया तो वो राजकोषीय नीति का हिस्सा होगा। सरकार ने एक पैसा भी उधार लिया तो राजकोषीय नीति का हिस्सा होगा। अब एक प्रश्न, यदि राजकोषीय नीति को परिभाषित किया जाए, यदि राजकोषीय हम नीति को परिभाषित करें तो समान रूप में परिभाषा कैसी दी जाती है? टैक्सेशन, करारोपण, उधारियां, बारोइंग और एक्सपेंडिचर से संबंधित नीति ही राजकोषीय नीति कहलाती है। ध्यान देना, पहले मैंने यह कहा कि राजकोष में जमा होगा और खर्च होगा, तो जमा और खर्च से संबंधित नीति ही राजकोषीय नीति होगी। जमा में दो चीजें, एक तो आपका टैक्सेशन है और दूसरा बारोइंग है। अब आपसे पूछा जाए टैक्सेशन, बारोइंग और एक्सपेंडिचर से संबंधित नीति ही राजकोषीय नीति कहलाती है, फिस्कल पॉलिसी कहलाती है। इसका अर्थ यह है फिस्कल पॉलिसी में मूलतः 3 बातें होंगी। नंबर 1 टैक्सेशन, नंबर 2 उधारियां और नंबर 3 एक्सपेंडिचर। हम लोग बात यह कर रहे थे गवर्नमेंट एक पैसा भी टैक्स लगाती है तो राजकोषीय नीति का हिस्सा है, गवर्नमेंट एक पैसा भी उधार लेगी तो राजकोषीय नीति का हिस्सा है। राजकोषीय नीति की बात करें, अब एक प्रश्न उठा, हम जब राजकोषीय नीति की बात करते हैं तो दुनिया के जितने भी देश हैं, हर देश अपनी फिस्कल पॉलिसी डिसाइड करता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, आपने बजट को देखा होगा, बजट में क्या चीज है कि गवर्नमेंट कितना टैक्स वसूलेगी, किस पर कितना पैसा खर्च करेगी। बजट में इतनी बातें हैं। इसका मतलब यह है कि पूरा का पूरा जो बजट है आपकी राजकोषीय नीति का हिस्सा है, क्योंकि बजट में टैक्सेशन, हम बारोइंग की बात करें, हम एक्सपेंडिचर की बात करें, ये सारी चीजों का उल्लेख होता है बजट में। तो बजट भी हमारे राजकोषीय नीति का हिस्सा है, फिस्कल पॉलिसी। अब एक प्रश्न उठता है कि जब हम फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं ध्यान दो इस बात को, हम जब फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं तो प्रश्न ये उठा कि राजकोषीय नीति का उद्देश्य क्या होता है। इसका पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है। अब एक चीज ध्यान दो इस बात को, यदि हम इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका पहला उद्देश्य है संसाधनों का ध्यान देना इस बात को, जो रिसोर्स है उसका रीजनेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, पहली चीज। हम दूसरी चीज बात करें
कि रोजगार का सृजन। हम तीसरी चीज बात करें, आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक स्थिरता। और हम चौथी चीज बात करें जो इसका उद्देश्य होता है आय की समानता। ध्यान से सुनो इस बात को। संसाधनों का न्यायोचित वितरण राजकोषीय नीति का उद्देश्य है। रिसोर्स का न्यायोचित वितरण का मतलब यह है कि सभी के पास संसाधनों का बंटवारा लगभग बराबर होना चाहिए, लगभग बराबर। इसलिए आपने यह देखा होगा कि गवर्नमेंट गरीबों को सब्सिडी देती है, और सब्सिडी का उद्देश्य क्या है? संसाधनों का न्यायोचित वितरण। गवर्नमेंट गरीबों को मुफ्त में भोजन देती है। यह जो मुफ्त में भोजन देने की प्रक्रिया है, इसका उद्देश्य क्या है? मुफ्त में भोजन देने का उद्देश्य है संसाधनों का न्यायोचित वितरण। पहली चीज तो गवर्नमेंट जब राजकोषीय नीति बनाती है तो सबसे पहले यह देखेगी कि संसाधनों का न्यायोचित वितरण हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। न्यायोचित का मतलब होता है जिसका जो हिस्सा उसे मिलना चाहिए, उसका सही तरीके से वितरण होना चाहिए। ऐसा न हो कि गरीब भूख से मर जाए और अमीर के पास ज्यादा पैसे हों, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज रोजगार का सृजन। ध्यान देना, हम लोग पढ़ चुके हैं रोजगार का सृजन तभी होगा जब उद्योग लगेगा। उद्योग तभी लगेगा जब निवेश होगा। और गवर्नमेंट करती क्या है? रोजगार का सृजन करने के लिए औद्योगिकरण को प्रमोट करती है, और औद्योगिकरण का प्रमोशन तभी होगा जब निवेश होगा। और गवर्नमेंट निवेश को प्रमोट करने के लिए टैक्स में छूट देती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मान लो सरकार ने यह कहा रिलायंस कंपनी से कि अब इस एरिया में कंपनी लगाओ, मैं आपको टैक्स में छूट दे दूंगा, या मैं आपको इतनी छूट दे दूंगा, या ये कहा जाए आपको मैं जमीन फ्री दे दूंगा, आपको मैं ये सुविधाएं दूंगा, आप उद्योग लगाओ ताकि लोगों को रोजगार मिले। तो गवर्नमेंट राजकोषीय नीति के तहत रोजगार को क्रिएट करने के लिए उद्योगपतियों को बहुत सारी सुविधाएं देती है। अभी आपने कुछ महीने पहले सुना होगा कि भारत सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया था कि भारतीय इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है। इसका उद्देश्य क्या है? एक तरफ औद्योगिकरण बढ़ेगा, रोजगार का सृजन होगा। तो उन्होंने निवेशकों को बहुत सारी सुविधाएं दी थी ताकि विदेशी इन्वेस्टर, निवेशक भारत में पैसा लगाए। और जब निवेश होगा तो औद्योगिकरण होगा, जब उद्योग लगेगा तो रोजगार का सृजन होगा। आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करें, हम लोग बात कर चुके थे। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती क्या है? एक तो मान लेता हूं हमारी इकोनॉमी इस तरह जा रही है, ये जिगजैग की स्थिति है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब होता है हमारी इकोनॉमी स्मूथली डेवलप करती चली जाए। तो गवर्नमेंट राजकोषीय नीति के तहत गवर्नमेंट इस बात की कोशिश करती है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे। और चौथी चीज आय की समानता, इक्विटी ऑफ इनकम की बात करें हम लोग, सरकार की पूरी कोशिश होती है आय का समान वितरण हो, आय की समानता हो। इसलिए गवर्नमेंट अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगाती है और गरीबों पर टैक्स नहीं लगाती। जो टैक्स स्लैब है, देखा होगा, इससे ज्यादा इनकम होगा तो टैक्स रेट ये होगा, ये इनकम होगा तो टैक्स रेट ये होगा। उद्देश्य क्या गवर्नमेंट का? ताकि आय की समानता आ सके। अब एक प्रश्न,
जब हम राजकोषीय नीति की बात करते हैं, ध्यान दें इस बात को, हम जब राजकोषीय नीति की बात करते हैं तो अक्सर देखा होगा कि सरकार राजकोषीय नीति का प्रयोग एक महत्वपूर्ण अस्त्र, एक महत्वपूर्ण हथियार के रूप में करती है। इस राजकोषीय नीति की बात की जाए तो दो प्रकार की, एक है शुद्ध राजकोषीय नीति, इसको कहते हैं प्योर फिजिकल पॉलिसी, और दूसरा होता है क्षतिपूरक राजकोषीय नीति, कंपेंसेटरी फिजिकल। हम पॉलिसी की बात करें, एक शब्द है प्योर फिजिकल पॉलिसी और दूसरा है कंपनसेटरी फिजिकल पॉलिसी, क्षतिपूरक राजकोषीय नीति। शुद्ध राजकोषीय नीति का मतलब क्या होता है? ऐसी राजकोषीय नीति जहां मुद्रा की आपूर्ति और ब्याज दर पर कोई प्रभाव न पड़े, ऐसी मुद्रा एवं न पड़े। ध्यान देने इस बात को, प्योर फिजिकल पॉलिसी की बात करें, ऐसी राजकोषीय नीति जहां मुद्रा और ब्याज दर पर कोई प्रभाव न पड़े। क्यों? क्योंकि मुद्रा और ब्याज दर पर प्रभाव मौद्रिक नीति का हिस्सा है, मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा है, जिसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। इतनी बात याद रखनी है कि प्योर फिजिकल पॉलिसी का मतलब है ऐसी फिजिकल पॉलिसी जहां मुद्रा और ब्याज दर पर किसी तरह का कोई प्रभाव ना पड़े। इसे कहते हैं शुद्ध राजकोषीय नीति। क्षतिपूरक राजकोषीय नीति का मतलब क्या होता है कि जब अर्थव्यवस्था में होने वाली क्षति की पूर्ति करने के लिए राजकोषीय नीति का सहारा लेना। इसका मतलब है ध्यान देना, अर्थव्यवस्था में होने वाली क्षति की पूर्ति करने के लिए राजकोषीय नीति का सहारा लेना। अब एक प्रश्न उठा, अर्थव्यवस्था को क्षति कैसे होती है? तो दो चीज होती है, या तो इन्फ्लेशन हो या तो रिसेशन हो। अब ध्यान देना, तो ये जो अर्थव्यवस्था को क्षति पहुंचती है, क्षति, इसके लिए क्या होता है? दो, या तो मंदी हो या तो मुद्रास्फीति हो। या तो रिसेशन हो या तो इन्फ्लेशन हो। ध्यान से समझना इस बात को, या तो मंदी हो या तो मुद्रास्फीति हो। जब रिसेशन आता है, मंदी का मतलब है अर्थव्यवस्था में मांग का कम हो जाना,
और जब अर्थव्यवस्था में मांग कम होती है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं, जब अर्थव्यवस्था में मंदी आएगी, अर्थात मांग जब कम होने लगती है, तो स्वाभाविक है कर्मचारियों की छटनी शुरू हो जाएगी, उत्पादन बंद हो जाएगा, कंपनियां बंद होने लगेगी। और जब कंपनी बंद होगी, छटनी शुरू होगी, तो बेरोजगारी भयंकर पैमाने पर बढ़ेगी। और जब बेरोजगारी में वृद्धि होती है, तो गरीबी बढ़ेगी, और एक गरीब व्यक्ति अपराध में इन्वॉल्व हो जाता है, चाहे वह भिक्षावृत्ति, चाहे ड्रग्स एब्यूजेस की बात करें, ड्रग्स की तस्करी शुरू कर देगा, चाहे जो भी रास्ता अपनाए वो। मंदी, इन्फ्लेशन पढ़ चुके हैं कि मुद्रास्फीति का प्रभाव क्या होता है। आप एक चीज सोचो, मंदी की स्थिति पैदा हो और मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा हो, तीन दोनों को दूर करने के लिए जब राजकोषीय नीति का सहारा लिया जाता है, तो उसे कहते हैं क्षतिपूरक राजकोषीय नीति। ध्यान देना, हम जब मंदी की बात करते हैं, मंदी को कैसे दूर करने के लिए राजकोषीय नीति का सहारा लिया जाता है। एक चीज ध्यान देना, इस मंदी को दूर करना है, तो मंदी को दूर करने के लिए मांग में वृद्धि आवश्यक है। डिमांड क्रिएट होना चाहिए, और डिमांड इसके लिए क्या चाहिए, लोगों के पास बचत ज्यादा, ध्यान देना, रिसेशन को तोड़ने के लिए मांग डिमांड में वृद्धि आवश्यक है। इसके लिए लोगों के पास बचत ज्यादा होना चाहिए। गवर्नमेंट क्या करती है, इस बचत के लिए क्या करती है, कर की दर में कमी कर देती है। और जब सरकार कर की दर में ज्यों कमी करती है, टैक्स रेट ज्यों घटाती है, लोगों की बचत बढ़ जाती है। जैसे कोई ए नामक व्यक्ति है, उसकी इनकम टोटल 100 रुपए है, पहले गवर्नमेंट 20% टैक्स लेती थी, तो 100 रुपए का 20% हो गया 20 रुपए, तो आपके पास बचत कितना हुआ, 80 रुपया। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स रेट को कम कर देगी, अब 10% कर देगी। और जब गवर्नमेंट टैक्स रेट को 10% करेगी, तो बचत कितनी होगी, 90 रुपया। और इसका मतलब है टैक्स रेट को जहां कम करेंगे, बचत में वृद्धि हो जाएगी, और बचत में जो वृद्धि हुई, लोग बाजार में जाएंगे, पैसे लेकर के खरीदारी करेंगे, अर्थात डिमांड बढ़ जाएगी। और जब डिमांड बढ़ेगी, तो मंदी समाप्त। और टैक्स राजकोषीय नीति का हिस्सा है। समझ गए आप लोग? ध्यान देना, मंदी को तोड़ने के लिए मांग में वृद्धि आवश्यक है, मंदी को समाप्त करने के लिए मांग में वृद्धि आवश्यक है। इसके लिए लोगों के पास बचत ज्यादा होनी चाहिए। इसके लिए कर के दर में कमी करती है सरकार, अर्थात कर के दर में कमी करने का मतलब टैक्स को कम करना। इसका मतलब है राजकोष की नीति का सहारा लेती है। दूसरी चीज, हम इन्फ्लेशन की बात करें, मुद्रास्फीति की बात करें, मुद्रास्फीति को समाप्त करने के लिए सरकार क्या क्या करती है। ध्यान से सुनो इस बात को, हमारी गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसी है, गवर्नमेंट कर क्या रही है। देखो आप, इन्फ्लेशन को समाप्त करने के लिए आखिर मुद्रास्फीति क्यों बढ़ रही है, क्योंकि लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। डिमांड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास पैसा है। अब पैसा क्यों ज्यादा है, क्योंकि कर की दर कम है। अब सोचो आप, यदि सरकार कर की दर में वृद्धि कर दे, जहां टैक्स रेट को बढ़ाएगी, स्वाभाविक है लोगों की बचत कम हो जाएगी। जब लोगों की बचत कम होगी, तो स्वाभाविक है डिमांड कम हो जाएगी, और जब मांग कम होगी, तो कीमतों में वृद्धि नहीं होगी। इसलिए यह कहा जाता है कि जब सरकार राजकोषीय नीति के माध्यम से अर्थव्यवस्था में होने वाली क्षति की पूर्ति करने का सहारा लेती है, तो उसे कहा जाता है क्षतिपूरक राजकोषीय नीति, कंपेंसेटरी फिस्कल पॉलिसी कहते हैं उसे। अब एक प्रश्न कि
फिर एक प्रश्न, जब हम बात करते हैं राजकोषीय नीति की, तो एक प्रश्न उठा, अक्सर देखा होगा हम राजकोषीय नीति में फंड की बात करते हैं, और कितने तरह का फंड होता है? राजकोष में तो एक फंड ही है, हम फंड की बात करते हैं। फंड, हम निधि की बात करें, यदि हम निधि की बात करते हैं, हम निधि की बात करते हैं, तो एक बात याद रखना, सबसे पहले होता है संचित निधि। इसे कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड। दूसरा जो चल रहा है आपका लोक खाता, पब्लिक अकाउंट। और तीसरा जो चल रहा आपका आकस्मिक निधि, कंटिजेंसी फंड। हम जब फिजिकल पॉलिसी की बात करेंगे तो राजकोषीय नीति में 3 तरह के फंड की बात की जाती है। पहली चीज संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड, दूसरा पब्लिक अकाउंट्स, और तीसरा कंटिजेंसी फंड, आकस्मिक निधि की बात करें। भारतीय संविधान में इसका उल्लेख आर्टिकल 266 266, इसका आर्टिकल 266 के खंड 2, इसका आर्टिकल 267 267 की बात की जाती है। अब ध्यान से सुनना, यदि हम संचित निधि की बात करते हैं कंसोलिडेटेड, तो एक चीज, ये जो संचित निधि है इस पर जो नियंत्रण होता है, नियंत्रण संसद का होता है। इसका मतलब यह है संसद की अनुमति के बिना एक पैसा नहीं निकाला जा सकता। अर्थात पहली चीज देखो आप, एक तो इस पर नियंत्रण संसद का होता है। प्रश्न ये उठा, संचित निधि का स्रोत क्या है? आखिर कहां से इतना पैसा जमा होता है? एक बात याद रखना, सबसे बड़ी चीज सरकार की जो आय है, उधारियां, ये गवर्नमेंट उधार जो लेती है वो सब कुछ संचित निधि में जमा होता है। और तीसरी चीज, ये केंद्रीय संचित निधि की बात करें, ध्यान से सुनो, ये कंसोलिडेटेड फंड है, इस पर नियंत्रण संसद का होता है। अर्थात संसद की अनुमति के बिना पैसा निकाला नहीं जा सकता। इसका मतलब है इस कंसोलिडेटेड फंड से एक पैसा भी खर्च करने के लिए सदन की अनुमति चाहिए। दूसरी, इसका स्रोत क्या है? आखिर यहां से पैसे में पैसा जमा कहां से होता है? तो ध्यान देना, गवर्नमेंट जितना भी इनकम जनरेट करती है, सरकार की जो टोटल इनकम है, अब इनकम के बहुत सारे स्रोत हैं, जैसे गवर्नमेंट ट्रेन चलाती है, गवर्नमेंट प्लेन उड़ाती है, गवर्नमेंट के बहुत सारे होटल हैं, गवर्नमेंट मेट्रो ट्रेन चलाती है, गवर्नमेंट के बहुत सारी कंपनियां हैं, देखा होगा।
गवर्नमेंट लोगों को सुविधाएं देती है, उसके बदले में कुछ ना कुछ लेती है। ये इनकम का जो सोर्स है, सोर्स वो सरकार की आय है। उधारियां गवर्नमेंट उधार लेती है, चाहे वह अपने देश से उधार ले, चाहे वो विदेशों से उधार ले। गवर्नमेंट की जो टोटल बारोइंग है वो सब के सब संचित निधि में जमा हो जाता है। और तीसरी चीज, अल्प बचत का वह भाग जो राज्यों को न जाए। जो पब्लिक अकाउंट है, ध्यान देना, इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता। पहली चीज, सरकार केवल क्या है, एक संरक्षक की भूमिका निभाती है। सरकार केवल सुरक्षा गार्ड की भूमिका निभाती है। इसका स्रोत क्या है? एकदम स्रोत की बात करें तो ध्यान देना, भविष्य निधि, अल्प बचत का जो भी पैसा है सब इसमें जमा होता है। इसका जो सोर्स है भविष्य निधि। जो प्रोविडेंट फंड है ये सब इसमें जमा हो जाता है। डाकघर बचत जो योजना है, ये पब्लिक अकाउंट्स में, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस देखो। संचित निधि पर संसद का नियंत्रण होता है। सरकार अलग है, संसद अलग है। संसद में तीन बातें, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों मिलकर के संसद का गठन करते हैं। आर्टिकल 79 के तहत सरकार में क्या है, हमारा जो मंत्री परिषद है वो सरकार का पार्ट है, जो कार्यपालिका है वह सरकार का पार्ट है। तो ध्यान देना, इस पर संसद का नियंत्रण होता है, सरकार का नहीं। पूरी बात याद रखना। हो सकता है आपसे प्रश्न यह पूछा जाए कि विकल्प में संसद न देकर सरकार दे दे। हमेशा सरकार में कौन है, कार्यपालिका, वो सरकार है। और कंसोलिडेटेड फंड पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता, संसद का नियंत्रण होता है। और संसद और सरकार में अंतर होता है। संसद कानून का निर्माण करती है जबकि सरकार कानून का क्रियान्वयन करती है। दोनों में अंतर है। संसद कानून बनाती है और सरकार कानून का क्रियान्वयन करती है। तो इस संचित निधि पर संसद का नियंत्रण होता और संसद की अनुमति के बिना पैसा इससे निकाला नहीं जा सकता। 1 रुपया भी निकालना होगा तो संसद की अनुमति चाहिए। अब इसका गठन कैसे होगा? हम यदि स्रोत की बात करें या इस संचित निधि के हम गठन की बात करें तो सस्ती, ये सरकार की टोटल जो इनकम है, कुल जो उधारियां हैं या जो बचत का वह भाग जो राज्यों को न जाए, ये सब के सब केंद्रीय संचित निधि में जमा होता है। जो पब्लिक अकाउंट्स है इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता, सरकार केवल संरक्षक की भूमिका निभाती है। जैसे ये सारी चीजें, यदि सरकार इस पर टैक्स ब्याज भी देती है, सरकार इस पर ब्याज देती है। और तीसरा चीज ये आकस्मिक निधि, ध्यान दें, इस पर जो नियंत्रण होता है, नियंत्रण राष्ट्रपति का होता है। इस पर न तो संसद का नियंत्रण होता न तो सरकार का। नियंत्रण किसका है? राष्ट्रपति का है। अब ध्यान दें इस बात को। पहली चीज, गठन क्यों? यह ध्यान देना, इसका उल्लेख है आर्टिकल
67। आकस्मिक निधि की बात करें, कंटिजेंसी फंड के नियंत्रण राष्ट्रपति का होता है। गठन क्यों हुआ? विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए इसका गठन किया गया। इसमें पैसा संचित निधि से आता है। अब ध्यान दो, जैसे एग्जांपल लेता हूं आपसे। मान लिया जाए अचानक कहीं भूकंप आ गया। भूकंप, अब इतने बड़े पैमाने पर लोगों को बचाने के लिए पैसा तो चाहिए। उस कंडीशन में पैसा इस आकस्मिक निधि से निकाल लिया जाता है। तो प्रश्न उठा, इससे क्यों नहीं? क्योंकि यहां तो संसद के अनुमति के बिना पैसा निकाला ही नहीं जा सकता। ध्यान देना इस बात को। और सदन की बैठक बुलाई जाएगी, उस बहस होगी, उसकी अनुमति ली जाएगी, तब तक बहुत देर हो जाएगा। उससे बचने के लिए यह लाया गया, आकस्मिक निधि की बात की गई। और इस आकस्मिक निधि को रिवॉल्विंग फंड कहा जाता है। जैसे इसको इस तरह देखो आप, जैसे मान लिया जाए यह आपकी संचित निधि है। कंसोलिडेटेड फंड, इस पर नियंत्रण किसका है? संसद का नियंत्रण है। यह आपकी आकस्मिक निधि है। इस पर नियंत्रण किसका है? ध्यान देना, इस असंचित निधि से पैसा यहां निकाला जाता है, फिर यहां से निकाला जाता है रिवॉल्विंग। यहां से पैसा इसमें डाला जाएगा और यहां से पैसा प्राकृतिक आपदा आने पर खर्च किया जाएगा। इसलिए इसको रिवॉल्विंग फंड किया जाता है, फंड कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि समांतर जो आकस्मिक निधि है यह 500 करोड़ रुपए का होता है। मान लिया जिसमें पैसा निकाल लिया गया। ध्यान दो, जितना पैसा इसमें से निकाला जाएगा उतने पैसे की आपूर्ति पुनः यहां से यहां कर दी जाएगी। मान लिया जाए इसमें 500 करोड़ रुपए है, निकाल लिया गया 400 करोड़ रुपया, तो बचा कितना? 100 करोड़ रुपया। तो पुनः यहां से क्या होगा? 400 करोड़ रुपए निकाल के इसमें डाल दिया जाएगा। अर्थात 500 करोड़ रुपया हमेशा उसमें बना रहना चाहिए। इस प्रकार देखा जाता है कि जब हम फंड की बात करते हैं तो 3 तरह के फंड। नंबर 1 कंसोलिडेटेड फंड, नंबर 2 पब्लिक अकाउंट्स, और नंबर 3 आकस्मिक हम निधि की बात करें। अब एक चीज सोचो, ध्यान देना इस बात को। अब एक प्रश्न उठा कि जब हम राजकोषीय नीति की बात करते हैं तो इसमें 2 चीज आती है। पहली चीज, हम संचित कोष की जब बात करते हैं तो संचित कोष में आता क्या है? कंसोलिडेटेड फंड, हम संचित कोष की बात करें, इसमें पहली चीज प्राप्तियां, इसे कहते हैं रिसिप्ट्स, और दूसरी चीज व्यय, इसे कहते हैं एक्सपेंडिचर। प्राप्तियों की बात करें और बड़ी चीज व्यय की बात करें। रिसिप्ट्स में 2 चीजें आती हैं, एक तो राजस्व प्राप्ति
और दूसरा है थोड़ा सा आप ध्यान देना, यहां बहुत ही माइन्यूट अंतर होता है, हम प्रश्न को गलत कर देते हैं। यदि यहां से प्रश्न गलत हुआ तो स्विच ऑफ फाइट से बाहर होते चले जाएंगे। इसको कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स। और इसे कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स। हम जब राजस्व प्राप्ति की बात करेंगे तो क्राइटेरिया क्या है, हम किस आधार पर अंतर करेंगे कि यह रेवेन्यू रिसिप्ट से राजस्व प्राप्ति है या पूंजीगत प्राप्ति है। तो ये बात याद रखना, राजस्व प्राप्ति कहलाने के दो आधार हैं। पहला आधार है लायबिलिटी ना हो, अर्थों से वापस ना करना पड़े। पहली बात ध्यान देना इस बात को, किसी तरह की कोई लायबिलिटी ना हो। अर्थात वापस ना करना पड़े। और दूसरी चीज, संपत्ति में कमी ना आए। ध्यान से सुने इस बात को, रेवेन्यू जो रिसिप्ट्स है इसका क्राइटेरिया क्या है, जिसके लिए लायबिलिटी ना हो, देता ना हो, अर्थात वापस ना करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि मैंने आपके घर में कोई काम कर दिया, बदले में अपनी मजदूरी दे दी, तो वो लायबिलिटी नहीं है, मुझे वापस नहीं करना है। पर आपसे 100 रुपया उधार लिया तो मुझे वापस करना होगा। पहली चीज, क्योंकि उधार वापस करना होगा और उधारियां लायबिलिटी होती हैं। दूसरी, संपत्ति में कमी ना आए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरे घर पर कहा जाए कोई दो चीजें, दो कुर्सियां हैं, हमने एक कुर्सी बेच करके 100 रुपया कमा लिया तो संपत्ति में कमी आ गई। हमने थोड़ी सी जमीन बेचकर पैसा कमाया तो संपत्ति में कमी आ गई। इसका मतलब है आप कुछ भी बेचते हैं, इससे आपकी प्रॉपर्टी में कमी आता है तो राजस्व प्राप्ति नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि देश अपनी कंपनी बेचती है, विनिवेश करती है, कंपनी का कोई हिस्सा बेचती है और उससे पैसा प्राप्त कर रही है तो राजस्व प्राप्ति का हिस्सा नहीं कहलाएगा। रेवेन्यू रिसिप्ट से हमेशा याद रखना, दो शर्त है, जिसके लिए लायबिलिटी ना हो अर्थात वापस ना करना पड़े, और दूसरी चीज संपत्ति में कमी ना आए, आपकी प्रॉपर्टी में कमी ना आए। अब एक चीज सोचो, जब राजस्व प्राप्ति की हम बात करते हैं तो स्रोत क्या है? पहली चीज कर। हम राजस्व की बात करें, टैक्स रेवेन्यू की बात की जाए, और दूसरा ये है गैर कर। हम राजस्व की बात करें, नॉन टैक्स हम रेवेन्यू की बात करें। अब ध्यान देना इस बात को, हम कर जब राजस्व की बात करेंगे, टैक्स रेवेन्यू की जब बात करेंगे, तो हम लोग पिछले क्लास में देख चुके टैक्स का मतलब क्या है, और 3 शब्द टैक्स, ड्यूटी और फीस की बात हम लोग कर चुके थे कि टैक्स किसे कहते हैं, फीस किसे कहते हैं और ड्यूटी किसे कहते हैं। इसकी बातें हम लोग कर चुके थे। फिर हमने यह भी बताया था कि टैक्स, कर, उपकर मतलब सेस और सरचार्ज मतलब अधिभार, ये होता क्या है। तो एक चीज ध्यान दो, राजस्व प्राप्ति के 2 स्रोत हैं, कर राजस्व और गैर कर राजस्व। कर राजस्व का मतलब है
जो मुझे टैक्स से प्राप्त होता है, कर की वसूली से जो प्राप्त होता है वह कर राजस्व। और गैर कर राजस्व में क्या क्या आएगा? ध्यान दो, उद्योगों से प्राप्त आय। पहली चीज, गवर्नमेंट उद्योग चलाती है, कंपनी चलाती है, होटल चलाती है, उससे जो लाभ प्राप्त होता है। दूसरी चीज, लाभ, हम लाभांश की बात करें। तीसरी चीज, हम चौथी चीज बात करें, हमेशा ध्यान दो इस बात को, हम चौथी चीज बात करें, उपहार। विदेशी और देसी उपहार। ब्याज की प्राप्ति, हम प्राप्त ब्याज की बात करें, जो ब्याज प्राप्त होता है। एक सबसे बड़ी चीज तो यह हुआ कि ध्यान देने इस बात को, नॉन टैक्स रेवेन्यू, अंतर थोड़ा सा याद रखना। यहां समानता गलतियां होती हैं ज्यादातर स्टूडेंट से, क्योंकि हम समझ ही नहीं पाते राजस्व प्राप्ति क्या है और पूंजीगत प्राप्ति क्या है। पूरी बात, गैर का राजस्व उद्योगों से प्राप्त है। गवर्नमेंट अनेक उद्योग संचालित करती है। रेलवे गवर्नमेंट का एक उद्योग है, मेट्रो गवर्नमेंट का एक उद्योग है। इससे जो गवर्नमेंट को इनकम जनरेट होती है वो गैर कर राजस्व है। जो प्रॉफिट प्राप्त होता है, लाभांश, डिविडेंड, कंपनी के शेयर बेचने से जो लाभ प्राप्त होता है, लाभांश, गैर कर राजस्व है। गवर्नमेंट वित्तीय सेवा देती है, उसके बदले जो लाभ प्राप्त होता है वो गैर कर राजस्व है। हमने उपहार की बात की, उपहार विदेशी चाहे हम देशी की बात करें, ध्यान सुनो इस बात को, चाहे देशी की बात करें चाहे विदेशी की बात करें। चाहे फॉर एग्जाम्पल जापान इंडिया को 10 करोड़ डॉलर गिफ्ट करता है, राजस्व प्राप्ति गिफ्ट है। जैसे एग्जाम्पल है, तमाम एक्टर ने क्या किया, प्रधानमंत्री राहत कोष में पैसा जमा किया। ये जो प्रधानमंत्री राहत कोष में पैसा जमा होता है राजस्व प्राप्ति है। गवर्नमेंट लोगों को उधार देती है, उधार चाहे हम विदेश में दे चाहे अपने लोगों को दे। यदि किसी दूसरे देश को उधार दिया जाता है तो उसमें जो ब्याज प्राप्त होता है, ब्याज, वो राजस्व प्राप्ति है। तो याद रखना, गवर्नमेंट यदि किसी को उधार देती है तो उसमें जो ब्याज प्राप्त होगा वो राजस्व प्राप्ति है। अब एक प्रश्न, पूंजीगत प्राप्ति क्या है? इसको पलट दो, जहां देता जुड़ा हो। अर्थात समस्त उधारियां। दूसरी चीज, संपत्ति में कमी आ जाए, अर्थात विनिवेश से प्राप्त आय। हमेशा राजस्व प्राप्ति में क्या है, जिसके साथ लायबिलिटी ना हो, अर्थात वापस ना करना पड़े और संपत्ति में कमी ना आए। पूंजीगत प्राप्ति में क्या है, जहां लायबिलिटी जुड़ी हो, समस्त उधारियां, और संपत्ति में कमी आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने क्या कहा कि मैं आपके घर जाकर के कोई काम करता हूं, अब बदले में अपने 100 रुपया मजदूरी दे दी तो वो मुझे वापस नहीं करना होगा, राजस्व प्राप्ति। पर आपने मुझे 100 रुपया उधार दिया तो मुझे वापस करना होगा, पूंजीगत प्राप्ति। ध्यान रखना इस बात को। मान लेता हूं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की यात्रा करते हैं और जापान के पीएम ने इंडिया को 50 करोड़ डॉलर गिफ्ट किया है। गिफ्ट तो राजस्व प्राप्ति, और 50 करोड़ डॉलर उधार दिया है, उधार तो वापस करना होगा, पूंजीगत प्राप्ति। अब एक प्रश्न, इस पूंजीगत प्राप्ति के स्रोत क्या है? समस्त उधारियां, अब चाहे देशी हो और चाहे विदेशी हो, चाहे हम अपने देश सुधार लें और चाहे हम विदेश सुधार लें, हम दूसरी चीज बात करते हैं, ऋणों की वसूली। हम जो ऋण है उसकी जो वसूली करते हैं वो सब तो इसी में आएगा। और सबसे सरकार की अन्य प्राप्ति, जैसे भविष्य निधि, किसान विकास पत्र इत्यादि। समान अर्थ यही है, गवर्नमेंट जो भी उधार लेती है वो सब के सब पूंजीगत प्राप्ति में। किसी को उधार दिया गया, ऋणों की वसूली हो रही है, वसूली तो वो पूंजीगत प्राप्ति। ध्यान देना, थोड़ा सा अंतर देखो आप। मैंने किसी से उधार लिया तो पूंजीगत प्राप्ति, हमने ऋण किसी को दिया तो वसूल कर लिया तो भी पूंजीगत प्राप्ति। लेकिन हमने जो ऋण किसी को दिया है उस पर जो ब्याज प्राप्त होता है वो राजस्व प्राप्ति है। ये अंतर ध्यान से सुने इस बात को। सरकार भविष्य निधि, किसान विकास पत्र, अनेक छोटी छोटी जो बचत योजनाएं हैं उससे जो पैसा लेती है वो पूंजीगत प्राप्ति। क्यों? आखिर पूंजीगत प्राप्ति क्यों है? क्योंकि ये लायबिलिटी है, ये मुझे वापस करना ही करना है। अब मैंने क्या कहा, संपत्ति में कमी आ जाए, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा जो एनआरआई डिपॉजिट है, नॉन रेजिडेंट इंडियंस डिपॉजिट, मतलब जो अनिवासी भारतीय हैं, अनिवासी भारतीय हमारे बैंकों में जो पैसा जमा करते हैं वो कैपिटल रिसिप्ट्स है, वो पूंजीगत प्राप्ति है। क्यों? क्योंकि मुझे वो पैसा तो वापस करना ही करना है, आज नहीं तो कल उसे वापस करना ही पड़ेगा। इस प्रकार देखते हैं राजस्व प्राप्ति, हम पूंजीगत प्राप्ति की बात करें। एक बात याद, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं मैं कि आखिर राजस्व प्राप्ति पूंजीगत प्राप्ति की बात की जाए, जैसे जैसे मैंने कहा राजस्व प्राप्ति में शामिल है फर्स्ट, रेलवे से प्राप्त लाभ, सेकेंड, रेलवे द्वारा बेची गई जमीन से प्राप्त आय, तीसरी चीज पीएम द्वारा प्राप्त उपहार, चौथी बात देखा जाए हम पांचवी चीज बात करें
इसको ध्यान से समझो इस बात को। राजस्व प्राप्ति में शामिल रेलवे से प्राप्त लाभ, ये तो बिल्कुल रेलवे द्वारा बेची गई जमीन से प्राप्त आय। अब एक चीज बताओ, रेलवे द्वारा बेची गई जमीन से प्राप्त आय राजस्व प्राप्ति का हिस्सा है कि पूंजीगत प्राप्ति का हिस्सा है? बेशक रेलवे अपनी जमीन बेच रही है, और जमीन बेचेगी तो रेलवे की संपत्ति में कमी आएगी, और जहां संपत्ति में कमी आएगी पूंजीगत प्राप्ति का हिस्सा होगा, न कि राजस्व प्राप्ति का। इसका मतलब है कि यह राजस्व प्राप्ति में शामिल नहीं है। जापानी पीएम द्वारा प्राप्त उपहार, ध्यान सुनो इस बात को, द्वारा दिया गया उपहार, एक बात याद रखना, जापान ने भारत को 10 करोड़ डॉलर को उपहार दिया है, तो किसका हिस्सा होगा? उपहार। राजस्व प्राप्ति की कोई लायबिलिटी नहीं है। जापान के पीएम द्वारा दिल्ली मेट्रो के किराए पर किया गया खर्च राजस्व प्राप्ति का हिस्सा। और विदेशी पर्यटकों द्वारा सरकारी होटल में किया गया खर्च, सरकारी होटल में फॉरेनर्स रुकते हैं, रूम का किराया देते हैं, भोजन में खर्च करते हैं, तो सरकार की इनकम बढ़ेगी, यह भी राजस्व प्राप्ति का हिस्सा होगा। दूसरी चीज देखो, आप एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं आपसे। एक बात याद रखना है कि राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति में बेसिक डिफरेंट क्या है? बहुत ही छोटी चीज है ये। अब हम व्यय की बात करें, एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक तो हुआ राजस्व व्यय, और दूसरा है पूंजीगत व्यय। एक है आपका राजस्व व्यय और दूसरा है आपका, हम पूंजीगत व्यय की बात करें, इन दोनों में बेसिक डिफरेंट क्या है? पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय की बात करें, एक चीज ध्यान देना, समांतर क्या होता है? राजस्व व्यय में संपत्ति का सृजन नहीं होता है। यह जो राजस्व व्यय है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में प्रॉपर्टी एसेट्स का निर्माण नहीं होता। अब जैसे मैंने क्या कहा आपसे, हम राजस्व व्यय की बात करें, ध्यान सुने इस बात को। जैसे मैंने ये कहा था, सामान्य सेवा पर खर्च, जैसे वेतन, पेंशन, सब्सिडी, रक्षा पर जो खर्च होता है, कल्याणकारी योजना पर जो खर्च होता है, आंतरिक सुरक्षा पर जो खर्च होता है, ध्यान सुनो इस बात को, सामान्य सेवा पर जो खर्च होता है, वेतन, पेंशन, सब्सिडी, डिफेंस पे जो गवर्नमेंट खर्च करती है, अब रक्षा में क्या खर्च करेगी? मान लिया जाए सैनिकों का वेतन, पेंशन की हम बात करें, उनके कपड़े पर जो खर्च होगा, ये सब के सब राजस्व व्यय में आएगा। गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम चलाती है, कल्याणकारी योजनाएं चलाती है। आप चाहे गरीबों को मुफ्त अनाज, मनरेगा की बात करें, हम लोग आयुष्मान भारत की बात करें, हेल्थ केयर प्रोग्राम चलाती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जितने भी स्कॉलरशिप योजनाएं देती है, सामाजिक सहायता कार्यक्रम चलाती है, जैसे बेरोजगारी भत्ता, वृद्धावस्था पेंशन योजना, ये सब के सब राजस्व व्यय का हिस्सा है। गवर्नमेंट जो इंटरनल सिक्योरिटी पर खर्च करती है, यह भी राजस्व व्यय का हिस्सा है। आंतरिक सुरक्षा का मतलब क्या होता है? अपने देश के अंदर क्षेत्रों को सुरक्षित करने के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है, वह भी आपका राजस्व व्यय का हिस्सा है।
एक बात याद रखना, ये पूरा का पूरा जो है राजस्व व्यय है। यदि ये कहा जाए गवर्नमेंट अनुदान देती है, हम अनुदान की बात करें, ये अनुदान चाहे विदेश में दिया जाए चाहे देश में दिया जाए, ये जो गवर्नमेंट अनुदान देती है, गिफ्ट देती है, यह भी राजस्व व्यय का हिस्सा है। ध्यान सुनो इस बात को, हम चाहे विदेशियों को उधार दें चाहे अपने लोगों को उधार दें, वह भी राजस्व व्यय का हिस्सा है। हम दूसरी चीज बात करें, जितनी भी संपत्ति है उसके रख रखाव पर जो खर्च होता है, ये राजस्व व्यय का हिस्सा है। मेंटेनेंस पे जो भी पैसा खर्च होता है। दूसरी चीज, ब्याज, ये राजस्व व्यय का हिस्सा है। तो राजस्व व्यय में एक तो संपत्ति का सृजन नहीं होता, गवर्नमेंट समान सेवा में जो खर्च कर रही है, डिफेंस पे जो खर्च कर रही है, वेलफेयर प्रोग्राम पे जो खर्च कर रही है, तो आंतरिक सुरक्षा पे जो खर्च कर रही है, ये सब के सब राजस्व व्यय का हिस्सा है। गवर्नमेंट किसी को अनुदान देती है, फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए गवर्नमेंट किसी एनजीओ को अनुदान देती है, तो भी राजस्व व्यय का हिस्सा है। किसी विदेशी कंपनी को अनुदान देती है तो भी राजस्व व्यय का हिस्सा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें हम लोग, अब एक ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट अनुदान देती है, गवर्नमेंट ऐड देती है, गवर्नमेंट गिफ्ट देती है, ये सब के सब राजस्व व्यय का हिस्सा है। एक चीज सोचो, गवर्नमेंट अनेक मकान, सड़क, पुल का निर्माण करती है। याद रखना, गवर्नमेंट जो सड़क बनाती है, सड़क के मेंटेनेंस में जो पैसा खर्च होता है, रिपेयरिंग पे जो पैसा खर्च होता है, वो राजस्व व्यय का हिस्सा है। जैसे एग्जांपल लो, संसद भवन की बात करें, संसद भवन का जो रंग रोपण होता है, चुनाकली होती है, उसमें जो खर्च होगा वह राजस्व व्यय का हिस्सा है। राष्ट्रपति भवन के मरम्मत पर जो खर्च होगा वो राजस्व व्यय का हिस्सा है। सरकार ने किसी पुल का निर्माण किया, पुल और पुल के रखरखाव के जो खर्च करेगी वो राजस्व व्यय का हिस्सा है। नदियों के सफाई के लिए गवर्नमेंट जो पैसा खर्च करती है वो राजस्व व्यय का हिस्सा है। नदियों के सफाई के लिए फॉर एग्जांपल गंगा सफाई योजना, यमुना नदी सफाई योजना पर गवर्नमेंट अरबों रुपए खर्च करती है, वो सब के सब राजस्व व्यय का हिस्सा है। गवर्नमेंट किसी से उधार लेती है, उसमें जो ब्याज चुकाती है, ब्याज चाहे वह आईएमएफ की बात करें चाहे विश्व बैंक की बात करें। फॉर एग्जांपल हम लोग बात कर चुके थे, गवर्नमेंट उधार लेती है तो जो उधार लेती है चाहे विदेशों से ले, विदेश में चाहे विश्व बैंक से ले, चाहे आईएमएफ से ले, चाहे एशियाई विकास बैंक से ले, चाहे किसी दूसरे देश से ले, ये जो गवर्नमेंट उधार लेती है वह तो पूंजीगत प्राप्ति का हिस्सा है। पर जो ब्याज चुकाती है, ब्याज चाहे विश्व बैंक को दिया जाए, चाहे आईएमएफ को दिया जाए, चाहे अपने बैंक को दिया जाए, चाहे वित्तीय संस्थाओं को दिया जाए, गवर्नमेंट किसी भी रूप में जब ब्याज देती है तो ब्याज राजस्व व्यय का हिस्सा है। ध्यान देना इस बात को, क्या राजस्व व्यय में आएगा। अब जैसे क्वेश्चन कैसे बनेगा और कहां हम गलतियां कर सकते हैं, ध्यान से सुने इस बात को। जैसे हमने ये कहा कि राजस्व हिस्सा है। फर्स्ट, राष्ट्रपति भवन का रख रखाव पर खर्च, ध्यान दो। सेकेंड, रेलवे के मरम्मत पर खर्च। थर्ड,
प्रधानमंत्री के विदेशी दौरे पर खर्च। फोर्थ की हम बात करें, वृद्धावस्था पेंशन। अब एक चीज बताओ, राष्ट्रपति भवन के रख रखाव पर खर्च, मेंटेनेंस पर खर्च। मैंने क्या कहा, जितनी भी गवर्नमेंट एसेट्स है, चाहे ब्रिज हो, चाहे मकान हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे मेट्रो हो, कुछ भी का लो, उसके जो रखरखाव पर खर्च होगा वह राजस्व व्यय का हिस्सा होगा। रेलवे के रिपेयरिंग में जो खर्च होगा वह राजस्व व्यय का हिस्सा होगा। पीएम विदेश के दौरे पर जाते हैं, राष्ट्रपति विदेश के दौरे पर जाता है, भारत का कोई भी मंत्री यदि विदेश के दौरे पर जाता है, सदन को संचालित करने के लिए, सदन को संचालित करने के लिए जो पैसा खर्च होता है वो राजस्व व्यय का हिस्सा है। हमेशा दादा, जो प्रधानमंत्री निधि की बात करें या प्रत्येक सांसद जो निधि है, चाहे सांसद निधि चाहे एमएलए निधि की बात करें, वो भी आपके राजस्व व्यय का हिस्सा है। जो वृद्धावस्था पेंशन योजना चलती है यह भी राजस्व व्यय का हिस्सा है। याद रखना, हम किसी को अनुदान देते हैं, चाहे वह अपनी कंपनी को चाहे विदेशों को, वो राजस्व व्यय का हिस्सा है। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, इस समय गवर्नमेंट भारत के गरीब लोगों को, जो पूरा देश कोरोना वायरस से प्रभावित हो रहा है, पूरा देश कोरोना के विरुद्ध युद्ध कर रहा है, तो सरकार गरीबों के लिए अनेक योजनाएं चला रही हैं। उस पर जो पैसा खर्च हो रहा है वो राजस्व व्यय का हिस्सा है। ध्यान देना इस बात को। दूसरा शब्द है पूंजीगत व्यय। क्या होता है? हमने क्या कहा, यदि कोई देश मुझे अनुदान देता है तो राजस्व प्राप्ति, यदि हमारा देश किसी को अनुदान देता है तो राजस्व व्यय। यदि पूंजीगत व्यय की बात करें तो होता क्या है इसमें, यहां संपत्ति का सृजन होता है। सिंपल से देखा जाए, सड़क, पुल के निर्माण पर खर्च। याद रखना, गवर्नमेंट यदि सड़क बनाती है, रेलवे ट्रैक बिछाती है, नई बोगी खरीदती है, तो पूंजीगत व्यय कहलाएगा, क्योंकि मेरा एसेट्स है, मेरी संपत्ति है वो। जैसे मैंने क्या कहा, सरकार ने एक पुल का निर्माण किया, पुल एसेट्स है, संपत्ति है, तो उस पर जो खर्च होगा पूंजीगत व्यय, पर उसके रिपेयरिंग पर जो खर्च होगा वो राजस्व व्यय। सरकार रेलवे की बोगी की सफाई में जो पैसा खर्च करती है वो राजस्व व्यय। छोटा सा एग्जांपल लो, इस समय भारत सरकार भारत के हर क्षेत्रों को सैनिटाइज कर रही है ताकि हम कोरोना से लड़ सकें और कोरोना से सुरक्षित रह सकें। ये सैनिटाइजर पे जो पैसा खर्च किया जा रहा है, सैनिटाइज करने पे जो पैसा खर्च किया जा रहा है वो राजस्व व्यय का हिस्सा है। देखो आप, सड़क पुल के निर्माण पे जो खर्च होता है वह पूंजीगत व्यय का हिस्सा है। मैंने क्या कहा आपसे, किसी देश को उधार देना यह राजस्व व्यय का हिस्सा है। देना यह राजस्व व्यय का हिस्सा है। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट, ध्यान सुनना, सड़क पुल के निर्माण की बात करें, सड़क का जो पुल का निर्माण होता है उसमें जो पैसा खर्च होता है वो राजस्व पूंजीगत व्यय का हिस्सा। पर इनके निर्माण में जो मजदूर लगते हैं उनके वेतन में जो खर्च होता है वह राजस्व व्यय का हिस्सा है। ध्यान देना इस बात को। मैंने क्या बताया आपसे, मान लिया जाए, देखो आप, सैनिकों के वेतन, उनके कपड़े पर जो पैसा खर्च होता है, उनके पेंशन में जो खर्च होता है, राजस्व व्यय का हिस्सा।
पर यदि बात करें सैनिकों के लिए सड़क का निर्माण, सैनिकों के लिए मकान का निर्माण होता है, तो मकान हमारे एसेट से है, तो पूंजीगत व्यय का हिस्सा होगा। इस प्रकार देखा जाए क्या पूंजीगत व्यय का हिस्सा है और क्या उसका हिस्सा है। जब हम बजट की बात करते हैं, एक बात याद रखना, जैसे मैंने क्या कहा आपसे, पूंजीगत व्यय में शामिल है फर्स्ट खर्च, सेकंड हम थर्ड की बात करें हमेशा ध्यान दो, देखो आप पूंजीगत व्यय में शामिल है पूंजी के निर्माण पर खर्च, ये तो पूंजीगत व्यय में शामिल है। अफगानिस्तान को जो उधार देना, उधार, ये भी पूंजीगत व्यय में शामिल है। बैंकों का जो उधार वापस करना, किसी देश का उधार वापस करना, यह भी किसका हिस्सा है? पूंजीगत व्यय का हिस्सा है। इस प्रकार आपने ये देखा राजस्व प्राप्ति क्या है और पूंजीगत प्राप्ति क्या है, राजस्व व्यय क्या है और पूंजीगत व्यय क्या है। लेकिन हम जब बजट की बात करते हैं, जब हम बजट की बात करते हैं, बजट तो दो चीज आती है बजट में। अब तक आपने ये देखा कि कंसोलिडेटेड फंड में जो राजस्व प्राप्ति, राजस्व व्यय, पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत व्यय में क्या जुड़ेगा और क्या नहीं जुड़ेगा। अब हम बात करें, अक्सर जब बजट की बात की जाती है तो एक तो राजस्व बजट की बात की जाती है और दूसरा है कैपिटल। हम बजट की बात करें, ध्यान देना, रेवेन्यू बजट, जब रेवेन्यू बजट की बात करेंगे तो दो चीजें आएंगी, एक राजस्व प्राप्ति और दूसरा आपका हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की हम बात करें। यह हमेशा ध्यान दो इस बात को, जब राजस्व व्यय की बात, बजट की बात करते हैं हम लोग, तो जब राजस्व व्यय की बात करते हैं इसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है बजट में। एक योजनागत व्यय, प्लान्ड एक्सपेंडिचर, और दूसरा आपका गैर योजनागत व्यय, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। दो तरह की हम बात करते हैं, एक तो प्लान्ड एक्सपेंडिचर और दूसरा है नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। योजनागत व्यय का मतलब क्या होता है? योजना के अनुसार खर्च करना, राज्यों की खर्च, ये है आपका योजनागत व्यय। प्लांट की बात करें हम लोग, आप नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर की बात करें हम लोग, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, ये होता क्या है, हम किस रूप में से परिभाषित करेंगे? नॉन
प्लान एक्सपेंडिचर। ध्यान दो, योजना के अनुसार नहीं होता। हम इसमें शामिल क्या है, क्षेत्र क्या क्या, ध्यान दो इस बात को। जैसे सबसे पहले बात करें हम लोग, ध्यान सुनना, मैंने क्या, वेतन, पेंशन, सब्सिडी, यह गैर योजनागत व्यय है। पूरी बात ध्यान दो, वेतन, पेंशन, जो सब्सिडी है, ये सब के सब गैर योजनागत व्यय है। दूसरी चीज बात करें हम लोग, संपत्ति के जो रख रखाव पर खर्च होता है वह गैर योजनागत व्यय है। इसको इस तरह समझो आप, हम लोग क्या बात कर रहे थे, जैसे सड़क की जो रिपेयरिंग होती है, रिपेयरिंग, सड़क के निर्माण में जो खर्च होगा वो पूंजीगत व्यय है, क्योंकि सड़क एक एसेट्स है, एक संपत्ति है, एक परिसंपत्ति का निर्माण कर रही है। पर सड़क के मेंटेनेंस में जो खर्च होगा, खर्च वो राजस्व व्यय है और वह गैर योजनागत व्यय है। मैंने क्या बताया आपसे, संसद भवन, राष्ट्रपति, सड़क, पुल, ट्रेन, जो कुछ भी कह लो, इनके मेंटेनेंस में जो खर्च होता है वह सब के सब गैर योजनागत व्यय है। जो योजनागत व्यय होता है इससे संपत्ति का सृजन होता है, एसेट्स का निर्माण होता है। जो योजनागत व्यय है, प्लान जो एक्सपेंडिचर है, उसे एसेट्स का सृजन होता है, पर जो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है इससे किसी भी संपत्ति का सृजन नहीं होता। इसको लेकर डिबेट है। डिबेट ये क्या वास्तव में गैर योजनागत व्यय निरर्थक है। हमेशा ध्यान दो, वेतन, पेंशन, सब्सिडी, गवर्नमेंट जो कुछ भी कर रही है, जैसे मैंने क्या कहा, पेंशन में रिटायरमेंट के बाद पेंशन देती है, वृद्धावस्था पेंशन योजना चलाती है, सामाजिक सहायता कार्यक्रम चलाती है, ये सब के सब गैर योजनागत व्यय है। इससे किसी भी एसेट्स का निर्माण नहीं होता। इसका मतलब है इससे नहीं होता है। हम तीसरी रक्षा की बात करें हम लोग, ध्यान दो, गवर्नमेंट डिफेंस पर कितना पैसा खर्च करती है। ये जो गवर्नमेंट डिफेंस पर पैसा खर्च करती है, डिफेंस पर पैसा जो खर्च करती है, एक बात याद रखना, जहां पूंजी का, संपत्ति का सृजन होगा वह योजनागत व्यय, और जहां संपत्ति का सृजन नहीं होगा वह गैर योजनागत व्यय। ये रक्षा, डिफेंस गैर योजनागत व्यय है, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर कहलाता है। इस रक्षा में दो चीजें होती हैं, जैसे मैंने क्या कहा आपसे, देखा जाए तो गवर्नमेंट जो खर्च करती है, वेतन, पेंशन, कपड़े, भोजन, ये सब के सब रक्षा की बात करें, इसको इस तरह देखा जा सकता है, ध्यान सुने इस बात को, हम रक्षा की बात कर रहे थे। मैंने कहा वेतन, पेंशन, सैनिकों के कपड़े पर जो पैसे खर्च होते हैं वो सब के सब गैर योजनागत व्यय है। गवर्नमेंट बंदूक खरीदती है, गोला बारूद, बम खरीदती है, मिसाइल का निर्माण करती है, वो सब के सब गैर योजनागत व्यय है। जैसे गवर्नमेंट ने क्या किया, अग्नि मिसाइल के निर्माण पर कितने हजार करोड़ रुपए खर्च कर दी,
वह गैर योजनागत व्यय है। लेकिन हम जब रक्षा की बात करते हैं तो इसको लेकर दो डिबेट है। कुछ लोगों ने कहा ये जो रक्षा व्यय है, किसी ने कहा यह विकासात्मक और किसी ने कहा गैर विकासात्मक। ये जो विकासात्मक है, जैसे मैंने कहा कि इसको इस तरह देखो आप, आगे हम इसकी चर्चा करेंगे या फिर देख लो आप। मैंने क्या कहा, सड़कों का निर्माण, जैसे मैंने क्या कहा, सेना के थ्रू सरकार ने क्या किया, सैनिक ने क्या किया, बॉर्डर पर सड़क का निर्माण कर दिया। सड़क, और सड़क के माध्यम से नेपाल में व्यापार होने लगा। व्यापार तो विकासात्मक, क्योंकि अर्थव्यवस्था का विकास शुरू हो गया। पर यदि सड़क ऐसी जगह निर्माण किया जा रहा है, ऐसी जगह सड़क का निर्माण किया जा रहा है, ऐसे जगह, हमेशा ध्यान दें इस बात को, जहां किसी तरह की आर्थिक गतिविधि संपन्न नहीं होती है, केवल सैनिकों के आने जाने के लिए होती है, तो वो विकासात्मक नहीं होगा। ध्यान सुनने इस बात को। मैंने क्या बताया, सड़क का निर्माण। पर यदि सरकार फाइटर प्लेन खरीदती है, सरकार गुड मिसाइल पर पैसे खर्च करती है, मिसाइल पर पैसे, सैनिक का वेतन, पेंशन जो भी है वो सब के सब गैर विकासात्मक है। सरकार यदि सड़क का निर्माण करती है, रेलवे ट्रैक का निर्माण करती है, सेना सड़क का निर्माण और रेलवे ट्रैक का निर्माण करती है, उसका उपयोग अर्थव्यवस्था के विकास के लिए किया जा रहा है, तब तो विकासात्मक कहलाएगा, अन्यथा नहीं। दूसरी चीज बात करें, कई बार हम रक्षा को दो भागों में डिवाइड करते हैं। जैसे मैंने कहा, ऐसे व्यय जहां पूंजी का सृजन हो, और दूसरी चीज जहां पूंजी का सृजन न हो। ऐसे में जहां पूंजी का सृजन हो, जैसे सड़क, सैनिक के लिए मकान, नौ सैनिक पोत, पनडुब्बी, कार्गो प्लेन, ये एसिड्स है। जैसे सैनिकों के लिए सरकार ने सड़क का निर्माण किया, सैनिकों के मकान का निर्माण किया, नौ सैनिक पोत का निर्माण, पनडुब्बी का विकास, कार्गो प्लेन है ताकि सैनिकों को ढोया जा सके। तो ऐसे व्यय को कहते हैं, ध्यान दो, पूंजी का सृजन। तो रक्षा जो व्यय है, जो भी व्यय होता है उसका कुछ हिस्सा ऐसा है जिसे पूंजी का सृजन होता है, और कुछ ऐसे व्यय हैं जिसे पूंजी का सृजन नहीं, उसे पूंजी का सृजन माना ही नहीं जाता। जैसे सैनिक के वेतन, पेंशन पर हम खर्च की बात करें, सैनिकों का जो वेतन और पेंशन पर खर्च होता है वह पूंजी नहीं है, उसे पूंजी का सृजन नहीं होता। मैंने कहा मिसाइल, बम, ये हमारे पूंजी का सृजन नहीं होता। जितनी भी बंदूक है वो हमारे एसेट्स नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब रक्षा व्यय की बात करते हैं, कुछ व्यय जो विकासात्मक है, कुछ व्यय गैर विकासात्मक है। और दूसरी चीज, कुछ व्यय ऐसे हैं जिसे पूंजी का सृजन होता है, और कुछ व्यय ऐसे जिसे पूंजी का सृजन नहीं होता है। इस प्रकार देखा जाए, बजट में राजस्व बजट और पूंजीगत बजट, रेवेन्यू बजट में दो चीजें, राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय। राजस्व व्यय को दो भागों में, योजनागत और गैर योजनागत की बात की गई। थैंक यू।